नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर। दूसरी तरफ आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और स्कूली शिक्षा विभाग के सचिवों से बैठक की। साथ ही आज आपको बताएंगे कि किस तरह से यूएसए ने नए अध्ययन में पता लगाया है कोविड-19 के 6 नए लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। दूसरी तरफ बात होगी कि कोविड-19 के खिलाफ जो कवायदें चल रही हैं वैक्सीन को लेकर, दवा को लेकर, इसमें भारतीय पुणे की कंपनी को बड़ी कामयाबी मिली है और राज्यसभा टीवी से जो खास बातचीत की है उन्होंने, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हम जानेंगे कि केंद्रीय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, भारत और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में मई तक आरटी-पीसीआर किट और एंटीबॉडी टेस्ट किट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं 31 मई तक देश में रोजाना 1 लाख परीक्षण करने के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी आईसीएमआर से इसकी अनुमति मिलना बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने होने की समय सीमा बढ़ गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 14 दिन पहले कोरोना के मामले दोगुने होने की समय सीमा 8.7 दिन थी, लेकिन बीते 7 दिनों में ये समय सीमा बढ़कर 10.2 दिन हो गई है, जबकि बीते 3 दिनों में ही समय सीमा और बढ़कर 10.9 दिन हो गई है। Just over 300 districts are thoroughly unaffected by the disease. About 300 districts again are our non-hotspot districts where we have just very few cases, and roughly 129 districts are the ones where we have significant number of cases, say more than 15 or maybe slightly less than 15, which we call as hotspots. कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सभी को सचेत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी आईसीएमआर ने इसकी इजाजत नहीं दी है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अभी सिर्फ ट्रायल और रिसर्च के लिए किया जा सकता है। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि जब तक कि आईसीएमआर इसे मंजूरी नहीं देता है तब तक इसका इस्तेमाल रिसर्च और ट्रायल के रूप में ही किया जाना चाहिए। सही तरीके के बिना प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग अवैध माना जाएगा और मरीज के जीवन को इससे खतरा हो सकता है। कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है, एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों की वजह से दुनिया के मुकाबले भारत में कोविड-19 की स्थिति काफी बेहतर है। भारत सरकार ने आज 20 कोविड-19 प्रभावित देशों से भारत की तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में कोविड-19 के मामले भारत से 84% ज्यादा हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो यहाँ 200% मौत ज्यादा हुई है भारत के मुकाबले।
भारत में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार सुधर रहा है। भारत में ठीक होने की जो दर है वो 23.3 हो गई है। वहीं अभी 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों में एक भी कोविड-19 का मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा भारत ने डबलिंग रेट में भी सफलता पाई है। भारत में अब डबलिंग रेट 10.2 दिन हो गई है। कल का अगर हम WHO का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डेथ की संख्या भी देखें तो हम पाते हैं कि इन 20 देशों में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे इंडिया में 1/200 टाइम्स, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना से निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनी अंतर मंत्रालय टीम ने सूरत और अहमदाबाद के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। टीम ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य के श्रमिकों को उन्हीं की भाषा में कोविड-19 के बारे में जानकारी देनी चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं ताकि कोविड-19 के मरीजों की इलाज हो सके और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। सूरत में IMCT ने पाया कि प्रशासन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके केसेस की पहचान और ट्रैकिंग कर रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का डेटा, डोर टू डोर सर्वे, एक्टिव सर्वेलेंस, जेमिनी मोबाइल ऐप इत्यादि का डेटा GIS मैप पर प्लॉट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रही है, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। IMCT ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। सूरत नगर निगम का वॉर रूम और एक स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स इसी काम में जुटे हुए हैं। IMCT ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और CCTV का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आइए अब नजर डालते हैं पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति क्या है। इस वक्त देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 29,000 के पार पहुंच चुके हैं और इनमें से 22,000 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटे में हम देखें तो 1,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं और अब तक 7,026 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, ठीक हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 937 हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं देश में उन राज्यों के बारे में जो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 8,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 1,200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 369 लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं गुजरात में अब तक 3,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं 46 लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ पर 2,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 350 से ज्यादा लोग यहाँ ठीक हुए हैं, जबकि 110 से ज्यादा लोगों की मौत राज्य में कोविड-19 से हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की। अभी तक पूरी दुनिया में 3,07,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,12,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे ज्यादा 10,10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और यहाँ 56,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं इटली में 1,99,000 से अधिक मामले और करीब 27,000 लोगों की मौत हुई है।
स्पेन की बात करें तो यहां अब तक 2,29,000 से अधिक कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं। वहीं 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में 1,65,000 से अधिक मामले और 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बात कर लेते हैं अब जर्मनी की, तो यहां 1,58,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अभी 6,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत कोविड-19 से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच कोविड-19 से निपटने के लिए और इससे जुड़े चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट के इस दौर में स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Mythbusters. Myth. COVID-19 virus cannot be transmitted in areas with hot and humid climates. Yes, it can. From the evidence so far, the COVID-19 virus can be transmitted in all areas. Myth. Cold weather and snow can kill the new virus. No, there is no reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other related diseases. Myth. Taking a hot bath prevents the new coronavirus disease. Not true. The best way to protect yourself against COVID-19 is by frequently cleaning your hands. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक इकाइयों और आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रमुखों से बातचीत की। उन्होंने भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इन कंपनियों के योगदान और कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा की। रक्षा मंत्री की ये पूरी बातचीत काफी सकारात्मक रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी रक्षा उत्पादन संगठनों ने कोरोना वायरस से लड़ने की अपनी रणनीतियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इन चुनौतीपूर्ण समय में वो किस तरह अपना योगदान दे रहे हैं और भविष्य में इस महामारी से लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति और दृष्टिकोण अपना रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कोविड-19 से लड़ने में रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों द्वारा नए उत्पादों के निर्माण और स्थानीय प्रशासन को उनके द्वारा की गई मदद की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीपीएसयू और निजी रक्षा उद्योग अर्थव्यवस्था को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बताया कि उसके 41 विनिर्माण स्थानों में से किसी में भी कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। ओएफबी ने बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उसने 100 से अधिक वेंटिलेटर की मरम्मत, 12,800 कवरऑल्स का निर्माण, पीपीई के परीक्षण के लिए स्थानीय मशीनों का विकास के साथ ही स्थानीय अधिकारियों को 6,35,000 मास्क और 1 लाख हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति की। रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू और ओएफबी को आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया ताकि लॉकडाउन के बाद परिचालन की बहाली सुचारू रहे और उत्पादन में कमी न आए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा बनाने की खोज में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जागी है भारत में। पुणे की एक दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही कोविड-19 के वैक्सीन के उत्पादन शुरू कर सकती है। केंद्र सरकार ने इस दवा कंपनी को अनुमति भी दे दी है। कंपनी के कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने इसके बारे में राज्यसभा टीवी से बातचीत की और विस्तार से जानकारी दी। आमतौर पर किसी खतरनाक वायरस की वैक्सीन तैयार करने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन अगले कुछ महीनों में तैयार हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बताया कि अगर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो सितंबर-अक्टूबर तक ये दवाई बाजार में उपलब्ध हो सकती है।
कंपनी इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाएगी, जो इस वैक्सीन का परीक्षण करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिसके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। This is the vaccine which has gone already into human trials in the UK, and we're one of their major partners, but the only ones from India to manufacture this product if and when it succeeds through clinical trials. And I must clarify this because a lot of people have been asking for the vaccine, because I made a statement that we will produce it at personal cost and risk. And of course, I'm sure the government will support that financially to stockpile the product, so that when the trials succeed, and we hope they will by September, we will have enough vaccine for India and some other countries, instead of waiting for another 6-7 months to then manufacture the vaccine. So this is to get a head start on it, and that's why it's all quite exciting, and we hope to succeed in that. परीक्षण से पता लगाया जाएगा कि BCG वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावा दे सकती है या नहीं। इसके लिए हेल्थ केयर श्रमिकों को टीका लगाया जाएगा। जांच के लिए इनकी तुलना अन्य हेल्थ केयर श्रमिकों से की जाएगी जिन्हें BCG वैक्सीन का टीका नहीं लगाया गया हो। The data came out, and you must have seen this, that out of I think 30 or 40 countries where they looked at whether BCG was in their immunization campaigns and was taken for the last 20-30 years or not, those countries have seen about 6 to 7 times less severity in COVID-19 cases, indicating that there could be a link that BCG vaccine is giving you that immunity booster. And of course, look, we can't compare ourselves to Europe and US. We can compare ourselves to the Asians. Our immunity, our diet, our climate will result in different cases and the severity of cases coming out. This is a very, very inexpensive vaccine, very cheap vaccine. So, it's 10-20 rupees a dose. So compared to other vaccines which generally go into hundreds or thousands of rupees per dose. So this is something which is a very easy thing to do and scale up because we're already doing it. It's an established product. It's safe. Now we just need to finish the clinical trials to prove without doubt that, yes, there is a difference. And so we're designing a trial and study to give it to the immunocompromised or at-risk healthcare workers and others to see कि ये लोग में इम्यूनिटी इंप्रूव होता है कि नहीं। दुनिया भर में 80 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अपने अपने स्तर पर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। 6 कंपनियां मानवीय परीक्षण और क्लिनिकल मूल्यांकन कर रही हैं, तो कई कंपनियां अभी शुरुआती दौर में हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें यह कहा गया कि गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड-19 से हो रही मौतें स्ट्रेन के फैलने से हुई हैं। ये स्ट्रेन एल स्ट्रेन कहलाते हैं, जो कि बेहद घातक होते हैं। कोविड-19 को लेकर कई रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्चर्स इसे एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में बांटते हैं। आपको बता दें कि एल स्ट्रेन एस स्ट्रेन से ज्यादा घातक माना जाता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से सभी को मिलकर लड़ना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने इस बात पर चिंता जताई कि कई देश लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर यह बेहद जरूरी है कि संक्रमित लोगों को ढूंढकर उनका इलाज किया जाए। As lockdowns in Europe is with declining numbers of new cases, we continue to urge countries to find, isolate, test, and treat all cases and trace every contact to ensure these declining trends continue. But the pandemic is far from over. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इबोला वैक्सीन को WHO ने ही तैयार किया था और कोविड-19 वैक्सीन बनाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। WHO के महानिदेशक ने बताया कि कोविड-19 की वजह से अफ्रीका के 41 देशों में मलेरिया के खिलाफ चल रहे अभियान में दिक्कतें पेश आ सकती हैं और अफ्रीका के इन देशों में मलेरिया की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा दोगुना हो सकता है। Vaccine Alliance has estimated that at least 21 low and middle income countries are already reporting vaccine shortages as a result of border closures and disruptions to travel
and a new modeling analysis published last week estimates the potential disruption to malaria services from COVID-19 in 41 countries in sub-Saharan Africa. In the worst-case scenario, the number of malaria deaths in sub-Saharan Africa could double. जब से दुनिया में कोरोना वायरस सामने आया है, तब से इस वायरस को बेहतर तरीके से समझने के लिए दिन रात प्रयास जारी हैं। पहले कोरोना वायरस के लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण शामिल थे, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ये लक्षण गायब थे, लेकिन लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। इसलिए अमेरिका ने इन लक्षणों की पहचान की। अमेरिका ने एक शोध करके ऐसे 6 नए लक्षणों की पहचान की है जो कोविड-19 की पुष्टि करते हैं, और खास बात यह कि ये 6 लक्षण पहले वाले लक्षणों से बिल्कुल अलग हैं। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC अमेरिका में पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी संस्था है। CDC ने कोरोना वायरस के 6 नए लक्षणों की पहचान की है। नए लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है ठंड लगना। व्यक्ति को बहुत जोर की ठंड लगती है। CDC के मुताबिक कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है और जांच के बाद उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण भी पाया गया है। नए लक्षणों में दूसरा लक्षण ठंड से शरीर कपकपाना है। CDC ने कहा है कि कोरोना वायरस के दूसरे नए लक्षण में इससे संक्रमित व्यक्ति को ठंड के साथ साथ पूरे शरीर में कपकपी भी होती है। तीसरा नया लक्षण कोरोना वायरस के आम लक्षण से बिल्कुल अलग है। कोरोना वायरस से संक्रमित नए लोगों की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। कोरोना वायरस के चौथे नए लक्षण में सिरदर्द भी शामिल है। ये सिरदर्द आमतौर पर होने वाले सिरदर्द से बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ साथ आपको सर्दी, जुकाम की समस्या भी महसूस हो सकती है। पांचवा नया लक्षण गले में खराश है। इस लक्षण में गले में चुभन के साथ होने वाले दर्द के बारे में बताया गया है। छठवां नया लक्षण स्वाद या गंध में पहचान की शक्ति में कमी होना है। जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है, उन्हें किसी भी प्रकार की गंध का भी पता नहीं चल सकता। स्वाद का भी अच्छे तरीके से पता नहीं चल पाता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमें लगातार उन बारीकियों पर नजर रखनी है जिसके आधार पर हम इस वायरस के संक्रमण को पहचान सकें। इस लिहाज से इन नए लक्षणों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण से परेशानी बढ़ने पर हमें डॉक्टरी सुझाव लेने से बिल्कुल नहीं कतराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कम या हल्के कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर कोविड-19 के लक्षण या पूर्व लक्षण किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं और उसके घर पर आइसोलेशन की सुविधा है तो वो होम आइसोलेशन में रह सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लेकिन इसके लिए कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे जुड़ी हुई सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो इस प्रकार से हैं। होम आइसोलेशन में कब जाएं? कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण या पूर्व लक्षणों की अवस्था हो, चिकित्सा अधिकारी ने होम आइसोलेशन की सलाह दी हो। होम आइसोलेशन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें मरीज को होम आइसोलेशन के दौरान नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जानकारी जिला निगरानी अधिकारी को देनी होगी ताकि मरीज का रिकॉर्ड रखा जा सके। मरीज की देखभाल कर रहे और उसके संपर्क में आए लोगों को चिकित्सक की सलाह पर निवारक दवा लेनी होगी। मरीज की देखभाल के लिए हर समय कोई मौजूद रहे। देखभाल करने वाला व्यक्ति लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और इसे हर वक्त सक्रिय रखने की सलाह। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए
उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज क्या करे, इसको लेकर बताया गया है। मरीज हर समय 3 परतों वाला मास्क पहने, हर 8 घंटे पर या मास्क गंदा होने पर इसे कीटाणु रहित करके नष्ट करें। मरीज घर के किसी एक ही कमरे में रहे, दूसरे सदस्यों के संपर्क में न आए। मरीज को दिन में कई बार साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोना है। मरीज के इस्तेमाल में लाए गए सामानों को अलग रखें। कमरे की मेज, दरवाजे के हैंडल्स को सैनिटाइजर से नियमित रूप से साफ करें। इसके साथ ही मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को लेकर भी कुछ खास निर्देश जारी किए गए हैं। मरीज के कमरे में जाते वक्त 3 परतों वाला मास्क पहनें। चेहरे, मुंह और नाक को छूने से बचें। मास्क का इस्तेमाल करने के बाद इसे नष्ट करें। मरीज को उसके कमरे में ही खाना दें। कमरे की साफ सफाई के वक्त मास्क और डिस्पोजेबल दास्तानों का इस्तेमाल करें। कमरे की सफाई के वक्त मास्क और डिस्पोजेबल दास्तानों का इस्तेमाल करें। परिवार के दूसरे सदस्यों की तापमान की नियमित रूप से जांच जरूरी है। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के महान दार्शनिक जगतगुरु शंकराचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि, ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत दर्शन के प्रणेता जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जन्म जयंती पर आचार्य की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए कहा है कि आदि शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों की व्यापक यात्राएं की, समकालीन विद्वानों से विचार विमर्श किया और भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान परंपरा की एकता को स्थापित किया। अपने दर्शन को आचार्यों से गंभीर शास्त्रार्थों की कसौटी पर परखा। उपराष्ट्रपति ने आदि गुरु के दर्शन को पथ प्रदर्शक बताते हुए कहा कि उनके ग्रंथ, उनकी आध्यात्मिक स्थापनाएं, उनका अद्वैत दर्शन आज भी अखिल मानवता का मार्ग प्रशस्त करता है। आदि शंकराचार्य जैसे तत्वदर्शी संतों के जीवन और कृतित्व का अनुशीलन स्वतः ही जीवन में मुक्ति, शांति और ज्ञान का अनुभव कराता है। केरल के कालड़ी गांव में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत रहा। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए महान कार्य किया है। अद्वैत वेदांत के दर्शन का विस्तार किया। सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए आदिगुरु ने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जो आज तक भारतीय चेतना की महाधारा को बनाए हुए हैं। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई उनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें राज्यसभा टीवी के साथ। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।